हेलो स्टूडेंट्स, वेक्टर अलजेब्रा में आगे बढ़ते हैं हम। एक्सरसाइज 10.4 लास्ट वीडियो में हमने फिनिश किया था और बढ़ते हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स पे विच आर गिवन ऑन पेज नंबर 455 इन एनसीईआरटी। ओके, तो इस वीडियो में मिसलेनियस एग्जांपल्स हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेते हैं हम एग्जांपल नंबर 26, बट उससे पहले बता दूं जिन बच्चों को नया वीडियो मिला है जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वेक्टर अलजेब्रा आपको पार्ट 1 से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में बोलता है, एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 26 एक क्वेश्चन नहीं है, एक टॉपिक है। ठीक है, जैसे जैसे आप मिसलेनियस में जाते आते हो आप देखते हो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज अ टॉपिक बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी जो हम एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। कह रहा है राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में सभी यूनिट वेक्टर को आपको लिखना है, मतलब आपको एक ऐसा जनरल फॉर्म बताना है एक्स वाई प्लेन में वेक्टर का जो दुनिया भर के सभी यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करे। कौन से यूनिट वेक्टर को? जो यूनिट वेक्टर एक्स वाई प्लेन में होते हो। तो देखिए बहुत सिंपल है इसको करना। हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने 1 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, तो सपोज ये 1 यूनिट लेंथ है यहाँ तक, और ये है आपका 2 यूनिट, 1 2, इसी तरीके से यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पे होगा 1, मतलब होगा तो ये -1, बट लेंथ कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, कुछ ऐसा। और यहाँ पे होगा तो ये -1, बट ये लेंथ की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम ज्वाइन करें तो एक यहाँ पे यूनिट सर्कल बन के तैयार हो जाता है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है स्टूडेंट्स जिसकी रेडियस कितनी होती है? 1 यूनिट। ठीक है, तो इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। इसको आप सर्कल कंसीडर करिएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, ये क्या आपका ओरिजिन है, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने एक आर्बिट्री पॉइंट चूज किया सर्कल पे। सपोज इस पॉइंट का नाम क्या है? P है। ठीक, और खास बात ये है कि ये पॉइंट एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, ये पॉइंट P कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ लाई करता है? ये एक्स वाई प्लेन में जो लाई करता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, पॉइंट P का एक पोजीशन वेक्टर बनाया। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहाँ से निकलेगा? ओरिजिन से। और किसकी डायरेक्शन में जाएगा? पॉइंट P की डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से एक पोजीशन वेक्टर निकला ऐसे। ठीक, तो पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R। ठीक, तो वेक्टर R क्या है? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। ठीक, मतलब ये जो वेक्टर R है ये पॉइंट P की पोजीशन को बता रहा है एक्स वाई प्लेन में। ठीक, अब चलिए बहुत बढ़िया। अब ध्यान से चेक करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज मॉड ऑफ R, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट P का, इसका मॉडुलस कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई ये रहा इसका मैग्नीट्यूड जो लेंथ है, और ये लेंथ कितनी है? जो सर्कल की रेडियस है वही तो है। ठीक है, यानी कि मॉडुलस ऑफ R इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 यूनिट। और ऐसे वेक्टर्स जिन वेक्टर का मॉडुलस कितना होता है, जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उनको ही हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं। मतलब यही पोजीशन वेक्टर R यूनिट वेक्टर बनने वाला है। थोड़ा सा वेट करिए। अब देखिए पॉइंट P से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें एक्स एक्सिस पे, ठीक है, तो यहाँ पे गिरेगा ये परपेंडिकुलर। ओके, और इस लेंथ को जनरली अभी हम x बोल देते हैं। ये वेरी कर सकती है स्टूडेंट्स, ध्यान दें, ये x वेरी कर सकता है। कैसे वेरी कर सकता है ये x? अगर ये पॉइंट सोचो यहाँ पे होता P, अगर हमने यहाँ की बजाय यहाँ सोचा होता तो हम परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ करते तो x कम हो जाता। अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो x ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये x एक तरीके का वेरिएबल है, ध्यान दीजिएगा इस बात को भी। ठीक है, और ये जो लेंथ है इसको हमने y कंसीडर किया। ये जो लेंथ है, ठीक है, ये होगा आपका 90 डिग्री, और यहाँ पर हमने एंगल को अज्यूम किया थीटा, और इस पॉइंट को हमने माना क्या? P डैश। तो ये P है और ये क्या है? P डैश। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और y भी वेरी है स्टूडेंट्स, आपको पता है y भी वेरिएबल है यहाँ पे, क्योंकि अगर पॉइंट P यहाँ होता तो y इतना लंबा हो जाता। y वेरी कर सकता है, x भी वेरी कर सकता है, यानी कि जैसे जैसे पॉइंट P की पोजीशन चेंज होती जाएगी x और y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। और एक और खास बात ध्यान रखिएगा कि थीटा भी चेंज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट P यहाँ होता तो ये जो पोजीशन वेक्टर आ रहा अभी ऐसा है, ये ऐसा होता इधर, तो थीटा ऐसे ज़्यादा हो जाता। अगर पॉइंट P यहाँ होता मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर R ऐसा होता और थीटा इतना कम हो जाता है, लेकिन थीटा भी वेरी कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब इस ट्राइंगल में हम एक काम करते हैं, हम लगाते हैं साइन थीटा। तो हमने लगाया यहाँ साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये रहा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। हाइपो क्या है? ये। और हाइपो की लेंथ कितनी है? 90 के सामने वाला हाइपो होता है। हाइपो क्या है? सर्कल का रेडियस है, तो ये हो गया 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए, y की वैल्यू आ जाएगी क्या? साइन थीटा। ओके, चलो इसी तरीके से आप लगाइए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपो। बेस अपॉन हाइपो यानी कि x अपॉन 1। ठीक, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, तो x इज इक्वल्स टू व्हाट? कॉस थीटा। चलो ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से चेक करिए
कि अगर हम इस वेक्टर r को लिखना चाहें तो इस वेक्टर r को हम कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? वेक्टर r इज इक्वल्स टू, ये वेक्टर r 2 डायमेंशनल प्लेन में पड़ा हुआ है, इसलिए इसके पास दो कंपोनेंट होंगे। कहाँ? एक x की डायरेक्शन में और एक y की डायरेक्शन में, ठीक है। तो सपोज x की डायरेक्शन में जो स्केलर कंपोनेंट है वो कितना है? x, ये रहा इसका स्केलर कंपोनेंट x की डायरेक्शन में, और x की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, xi कैप, प्लस y की डायरेक्शन में स्केलर कंपोनेंट क्या है? y, और y की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है? j कैप, ठीक है। तो इस तरीके से बात समझ रहे हो? सिर्फ स्केलर कंपोनेंट लेके थोड़ी ना कोई वेक्टर बन जाएगा, आपको r वेक्टर की बात करनी है ना, तो स्केलर कंपोनेंट को आपको एक ऐसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 1 हो, और इस वेक्टर i कैप की वजह से इसको डायरेक्शन मिल जाएगी, तो ये भी एक वेक्टर बन जाएगा, इसी तरीके से ये भी एक वेक्टर बन जाएगा, वेक्टर प्लस वेक्टर एक वेक्टर होगा। तो इस तरीके से r वेक्टर को हमने ऐसे दिखाया, ठीक है। और नेक्स्ट है वेक्टर r इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है? cos थीटा, यानी कि cos थीटा i कैप, प्लस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू आपकी sin थीटा j कैप। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब हमने आपको अभी पहले बताया था कि मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल्स टू 1 यूनिट है, वो तो आपको फिगर से दिख रहा था, फिर भी अगर आपको फील करना है तो इधर आप मॉडुलस ले लीजिए दोनों तरफ। तो ध्यान से चेक करिए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू क्या होगा? मॉडुलस ऑफ cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। और मॉडुलस कैसे निकालते हैं हम निकालते हैं मॉडुलस स्क्वायर रूट ऑफ i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 1। तो इस तरीके से देखा आपने, मॉडुलस ऑफ r इज इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक। तो एक ये हमारे पास यूनिट वेक्टर निकल के आया है, ठीक है, जो कि प्लेन में सभी यूनिट्स वेक्टर को दिखाएगा। कैसे दिखाएगा? ध्यान दीजिए। इससे पहले एक बात और याद दिलाना चाहता हूं आपको कि इस सर्कल का जो ओरिजिन है वो क्या है? 0,0। और आपने सर्कल की इक्वेशन क्लास 11th में पढ़ी हुई है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी है देख लें। x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, जहाँ पे r क्या होता है? रेडियस, ठीक है, और h और k क्या होते हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0, यानी कि h की जगह 0 रखोगे और k की जगह 0 रखोगे, तो क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, और रेडियस का लेंथ कितना है यहाँ? 1 यूनिट, यानी 1 का स्क्वायर 1। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन है, यूनिट सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होती है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं कि ये जो इक्वेशन 1 से हमने r वेक्टर दिखाया है, यही वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, यही वेक्टर एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो एक्स वाई प्लेन में सभी यूनिट वेक्टर को दिखा देता है। कैसे भाई? सुनिए, जैसे भाई हमको लड़कों के बारे में बात करनी, तो हम इंग्लिश में बोल देते हैं बॉयज़, उसमें सभी बॉयज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब बॉयज़ का नाम अलग अलग हो सकता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, आपको एक्स वाई प्लेन में सभी यूनिट वेक्टर की बात करनी थी, तो आप एक जनरल यूनिट वेक्टर लेके आए हो, और वो इक्वेशन 1 से हमने दिखाया है। कैसे? यही जो वेक्टर है, यही एक्स वाई प्लेन में सभी वेक्टर्स को दिखा देगा। कैसे दिखा देगा? अभी मैंने बोला था आपको क्या, कि जैसे जैसे कि थीटा चेंज होता जाएगा, सोचो अगर थीटा बढ़ा दिया जाए, थीटा थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया जाए, तो पॉइंट P की पोजीशन यहाँ पहुँच जाएगी ये वाले, और P डैश कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर भी ये जो पॉइंट P की पोजीशन बताने वाला वेक्टर R है, ये अभी भी यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? इसकी मैग्नीट्यूड कितना है? 1। अगर ये सोचो पॉइंट P यहाँ आ जाए, ठीक है ना, पॉइंट P अगर यहाँ आ जाए, तो अभी भी ये जो वेक्टर R है, ये क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। और ध्यान दें, अब थीटा कितना हो जाएगा? 90, और जब थीटा 90 हो जाएगा तो cos 90 कितना होता है आपका? 0। तो ये इसका x कंपोनेंट खत्म हो जाएगा, और आप खुद देखो जरा, जब पॉइंट P यहाँ आ जाएगा, पॉइंट P से नीचे परपेंडिकुलर डालोगे तो आपको P डैश यही मिल जाएगा। अभी P डैश यहाँ मिलता था तो x एक्सिस पे x की वैल्यू इतनी होती थी, लेकिन अगर P डैश यही हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, यानी कि ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 0, ठीक। फिर इस तरीके से सोचो, अगर P घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो एक्चुअल में क्या कर रहा है? ये यूनिट वेक्टर ट्रेस कर रहा है, एक कर्व को ट्रेस कर रहा है यूनिट वेक्टर। देखो अभी यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर ये यहाँ है, फिर यहाँ, मतलब इसका जो एंड है यूनिट वेक्टर का, ये चलता है किसी कर्व, किसी निश्चित कर्व के ऊपर चलता है, और उस कर्व का नाम है स्टूडेंट्स सर्कल, नाम है उसका यूनिट सर्कल, और उसकी इक्वेशन ये रही। बात समझ में आई? तो अगर P सोचो यहाँ आ जाए तो थीटा कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। अगर P यहाँ आ जाए तो थीटा इतना हो जाएगा। अगर P यहाँ आ जाए तो थीटा इतना हो जाएगा। और वापस अगर P यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, तो थीटा कितना हो जाएगा? 2 पाई। तो आपने देखा थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करता है? थीटा वेरी करता है, सोचो कभी पॉइंट P अगर यहाँ शुरू में पड़ा था और घूमते घूमते यहाँ आ गया, तो जब पॉइंट P शुरू में यहाँ पड़ा था तब तो एंगल कितना था? 0। फिर ऐसे ये P ऊपर आता गया, ठीक है, और वेक्टर R इसको ऐसे ट्रेस करता गया, और एंगल ऐसे चेंज होता गया, यानी कि एंगल कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? ये एंगल वेरी कर रहा है 0 से लेके 2 पाई। चेक करिए, जब P शुरू में पड़ा था थीटा 0, और ये पूरा घूम के आया तो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। बात समझ में आई? तो अब मोटी मोटी बात सुनो,
ये जो इक्वेशन 1 है इसमें यदि थीटा चेंज करता चला जाए, लगातार थीटा चेंज करता चला जाए, ठीक है, तो आपको नए नए यूनिट वेक्टर आर मिलते रहेंगे, ठीक है। और ये यूनिट वेक्टर का जो आपका हेड है, ये एक सर्कल को, हेड का जो एंड पॉइंट है ये एक सर्कल को ट्रेस करता हुआ जाता है और सर्कल की इक्वेशन ये है, ठीक है। तो आज के बाद अगर आपको कोई ये बोले कि एक्स वाई प्लेन में यूनिट वेक्टर, एक्स वाई प्लेन में सभी तरीके के यूनिट वेक्टर को दिखाने वाला वेक्टर का जनरल फॉर्म लिखो, ठीक है, तो आपको ये लिखना है और ये डायग्राम याद होना चाहिए। ये रहा आपका टॉपिक, ठीक। अब आइए देखते हैं थ्योरी क्या लिखनी एग्जाम में, तो जो एनसीईआरटी में लिखी वही आपको लिखनी है। क्या एज थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2 पाई, ठीक है, थीटा जैसे 0 से 2 पाई वेरी करता है, तो पॉइंट पी क्या करता है, पॉइंट पी ट्रेसेस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये पॉइंट पी सर्कल को ट्रेस कर जाता है, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के चलने की उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी ऐसे चलती है और काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है। एंड दिस कवर्स ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, ऑब्वियसली दिस कवर्स ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, मतलब ये वाला यूनिट वेक्टर भी कवर हो गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाली सभी दिशा के एक्स वाई प्लेन में मौजूद सभी दिशाओं के यूनिट वेक्टर कवर हो गए, क्योंकि आर अपनी दिशा बार बार थीटा के बदलने पे बदलता जाता है, ठीक है। ये जो वेक्टर आर है ये घड़ी की सुई की तरह इस तरीके से चलता जाता है और ये अलग अलग दिशाएं, कभी उधर कभी उधर कभी उधर, तो सभी दिशाओं को ये 2 डायमेंशनल प्लेन में कवर कर लेता है। एंड दिस कवर ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, सो इक्वेशन 1, तो ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई हुई है आपकी, इक्वेशन 1 गिव्स एवरी यूनिट वेक्टर इन द एक्स वाई प्लेन। बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 27, ठीक है। बट एग्जाम्पल नंबर 27 लेने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम्पल नंबर 21 जो कि पेज नंबर 447 पे दिया हुआ है उसको आप देखें। तो एग्जाम्पल नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 27 में आपको बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल नंबर 21 एक अलग टॉपिक है, सुनो, वहाँ पे बोलता था शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। वहाँ बोला जाता था शो द पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी के पोजीशन वेक्टर दिए होते थे, ठीक है। तो वहाँ पे पॉइंट की कोलिनियरिटी की बात कर रहा था, ठीक है। तो सब लोग अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे क्या कि एग्जाम्पल नंबर 21 जब हमने सॉल्व करना सीखा था तो वहाँ किसकी बात कर रहा था, वहाँ बात कर रहा था कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, वहाँ पे पॉइंट्स की कोलिनियरिटी की बात कर रहा था। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 21 जो है, ठीक है, यहाँ पर भी आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी, और चारों पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। ये ए का पोजीशन वेक्टर, ये बी का, ये सी का, ये डी का, ठीक है। और देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी, ये तो अलग बात है, हम कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो लास्ट में लिखा हुआ है, डिड्यूस दैट ए बी एंड सी डी आर कोलिनियर। तो बच्चों ये क्या है, ये देखिए ए बी के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है, यानी कि वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी ये कोलिनियर है कि नहीं। तो वहाँ कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स की बात करी जा रही थी, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 27 एक नया टॉपिक है जो भी हम आपको पढ़ाएंगे, क्या, कोलिनियरिटी ऑफ व्हाट, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स की बात करी जा रही है। दोनों बातों में अंतर है, तो ये टॉपिक आपको यहाँ पढ़ना भी है। मैंने आपको बताया था ना मिसलेनियस में आप जब पहुँचोगे तो आपको या एनसीईआरटी में क्वेश्चन एज अ टॉपिक ही होता है, वहाँ टॉपिक अलग से नहीं पढ़ाया जाता है। तो यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स। देखिए अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं कि दो वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे। तो बच्चों दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब, ध्यान से सुनिएगा, जब दो वेक्टर क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं या क्या हो जाएं, एंटी पैरेलल हो जाएं। बट इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कंडीशंस, कोलिनियरिटी की कंडीशंस क्या होती हैं। सुनिए, पहली कंडीशन है कि सेम सपोर्ट लाइन होनी चाहिए, सेम सपोर्ट लाइन होनी चाहिए, पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अब ये क्या मैंने बता दिया आपको, पैरेलल लाइंस। देखिए इसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए सिंपल सा फंडा है कि अगर ये देखिए एक सपोर्ट लाइन हमने ली हुई है, सपोर्ट लाइन का मतलब जिसके अलोंग वेक्टर पड़ा होगा, ठीक है, जिसके अलोंग वेक्टर पड़ा होगा मतलब जिस लाइन के अलोंग वेक्टर लाई करता होगा, ओके। तो सपोज ये देखिए एक वेक्टर ये ए लाई कर रहा है, ठीक है, और ये रहा आपका दूसरा वेक्टर, ये रहा आपका दूसरा वेक्टर और ये वेक्टर बी है। अब आपको तो क्लियरली दिख रहा होगा कि हाँ भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है आपका, कोलिनियर है। बच्चे बोलेंगे ये एक ही लाइन में कोलिनियर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। तो ए और बी कोलिनियर है, तो हम यहाँ नोट लगा लेते हैं क्या कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, ओके। नाउ इसी सपोर्ट लाइन पे मैं एक और वेक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए, हमने बनाया वेक्टर सी ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बी और सी कोलिनियर है? हाँ है, हाँ है। ध्यान से चेक करिए, क्या बताया गया था कि उनकी
सपोर्ट लाइन क्या होनी चाहिए, सेम। तो जिस लाइन के अलोंग वेक्टर बी पड़ा है उसी लाइन के अलोंग वेक्टर सी पड़ा है, दोनों की सपोर्ट लाइन सेम है। हाँ, ये अलग मैटर है कि दोनों की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, ये इधर है और ये इधर है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बी और सी भी क्या है, कोलिनियर, ए और सी भी क्या है, कोलिनियर। तो इस तरीके से ए बी सी तीनों ही क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। तो ये वाली बात तो हमने देख ली। अब ध्यान से चेक करिए, दूसरा पॉइंट हम ये कर रहे हैं कि अगर दो वेक्टर्स की सपोर्ट लाइन पैरेलल हो जाए तब भी वो कोलिनियर होते हैं। मतलब समझो, देखो अभी भी हमने आपको बताया था क्या कि ए और बी आर कोलिनियर। तो एक बात बताओ, अगर हम बी को खिसका के यहाँ पे कर दें, बी को अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर दें, ये देखिए बी को जरा देखिएगा ध्यान से बच्चों, बी की जितनी लेंथ है उतनी हमने ली और उसको हमने ऐसे पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, ठीक है। अब बी वेक्टर यहाँ आ गया, तो बी की जो सपोर्ट लाइन है वो अब पहले वाली लाइन यानी कि ए की सपोर्ट लाइन से पैरेलल है, ठीक। ये बात बताओ, जब पहले ही बोल चुके हो कि वेक्टर ए और बी क्या है, कोलिनियर है, तो क्या वेक्टर बी को ऐसे खिसकाने से, किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर थोड़ी ना चेंज हो जाता है। वेक्टर कब चेंज होता है, या तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और या तो उसकी डायरेक्शन। बच्चों चेक करिए, ना तो वेक्टर बी का हमने मैग्नीट्यूड चेंज किया है और ना तो बी की हमने डायरेक्शन चेंज करी है, ठीक है। पहले भी वेक्टर ऐसे ही था, अभी भी वेक्टर इसी डायरेक्शन, बस हमने इसको पैरेलली शिफ्ट किया। तो सुनो, अभी भी ए और बी क्या कहलाएंगे, कोलिनियर। ये हम आपको बताना चाहते थे, यही बात हमने यहाँ पर नोट करी हुई है क्या, कि कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स में अगर दो वेक्टर्स पैरेलल भी होते हों, जैसे कि देखो ए वेक्टर बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, चाहे उनकी सपोर्ट लाइन अलग क्यों ना हो, तब भी वो वेक्टर्स क्या होते हैं, कोलिनियर। हाँ, और अगर दोनों की सपोर्ट लाइन क्या है, सेम है, तब भी वो क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर होते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो जरा, अगर हम सी को शिफ्ट करके यहाँ ले आए नीचे पैरेलली, ये देखिए, ठीक है, और सी की सपोर्ट लाइन ये हो गई, तो सी की सपोर्ट लाइन जो है वो बी के पैरेलल है और वो ए की सपोर्ट लाइन के भी पैरेलल है। अभी भी वेक्टर सी और वेक्टर बी क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, ये कोलिनियर ही कहलाएंगे, क्योंकि पहले भी वेक्टर बी और सी क्या थे, कोलिनियर। बात समझ में आ गई। और दूसरी बात हमने क्या करी है, दूसरी बात हमने करी है एंटी पैरेलल, ठीक है, कि अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल भी होते हों, एंटी पैरेलल का मतलब आप समझ रहे होगे, देखो अगर बी ए के पैरेलल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी अगर ए के पैरेलल है तो बी को हम सी के क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। तो अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल भी हों तो वो कोलिनियर वेक्टर होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखिए पता लगा वेक्टर बी इधर जा रहा है, ठीक है, और वेक्टर सी इधर जा रहा है, ये थोड़ी ना एंटी पैरेलल है, तो काट देंगे एक दूसरे को। अगर हम इमेजिन करेंगे हम इसको ऐसे आगे शिफ्ट करेंगे, पकड़ के ऐसे आगे शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और इसको देखो, इसको पकड़ के आप कहीं भी ले जाओ, इसको पकड़ के आप कहीं भी ले जाओ, ठीक है, तो ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, बट हमेशा इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। बात समझ में। एक और ख़ास बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए अगर स्टूडेंट्स हम किसी भी तरीके से किसी ने हमसे पूछा भाई वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या कोलिनियर है, तो पता है सिर्फ इतना दिखा दो क्या, कि वेक्टर ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स, जहाँ पे लैम्डा क्या है, कोई स्केलर है, जैसे यहाँ मान लो 2 आ गया, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के 2 टाइम्स आ गया, वेक्टर ए वेक्टर बी के 2 टाइम्स आ गया, तो भैया ये दोनों क्या है, पैरेलल तो है, ठीक। बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि जितना वेक्टर बी था ना, जितना वेक्टर बी था उसका जस्ट मतलब वेक्टर बी का जितना लेंथ था उसका जस्ट 2 टाइम्स लेंथ किसका होगा, वेक्टर ए का, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो ये अब इसी तरीके से मान लीजिए अगर हमने वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, -2b दिखा दिया, तो अब ए और बी क्या है, माइनस लग गया, इसका मतलब क्या है, ए और बी एंटी पैरेलल है। बात समझ में आ गई। पर अभी भी दोनों क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी के लिए आप क्या करो, अब मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट्स, कि दो वेक्टर कोलिनियर है, उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, पहला वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स दूसरा, ये लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी स्केलर, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आप ये दिखा दो, या तो आप 2 चीज़ें दिखा दो, क्या कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 दिखा दो, या थीटा इज इक्वल्स टू पाई यानी कि 180 डिग्री दिखा दो। बात समझ में आई, क्योंकि आप खुद ध्यान से चेक करिए भाई, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर सेम दिशा में है तो इनके बीच का एंगल, इसको उठा के अगर मैं इसके ऊपर रख दूँ यहाँ पे लाके, तो दोनों के बीच का एंगल कितना माना जाएगा, 0। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री या 0 रेडियन। और ये बी अगर ऐसा है और सी अगर ऐसा है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, जब ऑपोजिट वेक्टर्स होते हैं तो एंगल कितना होता है, तो एंगल पाई होता है, ठीक है। यानी कि कोलिनियरिटी के लिए या तो आप एंगल की बात कर दें, या तो आप एंगल की बात कर दें, और या तो आप पहला वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर कर दें, ठीक है बच्चों। तो ये बातें बताने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स इसका पार्ट 1 करते हैं। पहले तो कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए बी एंड वेक्टर सी डी। सबसे पहले तो वेक्टर ए बी बना लो, ठीक है। तो सॉल्यूशन में वेक्टर ए बी कैसे बनेगा बताओ, वेक्टर ए बी बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए।
तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए रहा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी रहा, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी कितना है आपका, ये है 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जब माइनस करोगे तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो हम अगर इसको सॉल्व करें तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू 2i माइनस आई क्या होता है, i 5j माइनस j क्या होगा 4j, ओके। और k का तो यहाँ टर्म नहीं है तो आपके पास माइनस k बच जाएगा। तो ये आ गया वेक्टर ए बी। इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं वेक्टर सी डी। तो वेक्टर सी डी यदि हम निकालें तो d का पोजीशन वेक्टर माइनस c का, तो ये रहा आपका d का पोजीशन वेक्टर, यानी कि i कैप माइनस 6j कैप माइनस k कैप माइनस c का पोजीशन वेक्टर, ओके। तो ये जो c का पोजीशन वेक्टर इसके साइन बदल जाएंगे, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए i कैप माइनस 3i क्या हो जाएगा माइनस 2i और माइनस 6j माइनस 2j माइनस 8j और उसके बाद माइनस k और प्लस 3k प्लस का 2k आ जाएगा। तो ये आ गया आपका वेक्टर सी डी, ठीक है बच्चों। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होता था, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हम कैसे निकालते थे, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये दोनों इसके नीचे चले आएंगे, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉडुलस ऑफ बी। तो इस तरीके से ए और बी के बीच का हम एंगल निकालते थे। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके हम कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ वेक्टर ए की जगह क्या है हमारे पास वेक्टर ए बी और वेक्टर बी की जगह क्या है हमारे पास वेक्टर सी डी, यानी कि हम ऊपर तो क्या करेंगे वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी करेंगे और नीचे हम करेंगे क्या मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर सी डी, ओके। चलिए अब सबसे पहले हम मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 1 17 18। 18 को हम क्या लिख सकते हैं 18 को हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ठीक है। तो रूट 2 अंदर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, तो ये आ गया 3 रूट 2। इसी तरीके से सी डी का मॉडुलस अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर माइनस 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा ये 68 और 68 प्लस 72 हो जाएगा, ठीक है 72। और हमको पता है क्या कि 9 8 जा क्या होता है 8 9 जा 72, 9 का स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर रूट 2 रूट 2 होता है, ओके। तो 2 आ जाएगा बाहर, 2 3 जा 6 रूट 2 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, हाँ भाई डॉट प्रोडक्ट किसको नहीं करना आता है अभी तक, डॉट प्रोडक्ट तो आना चाहिए आपको। डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं खुद का खुद के साथ, मतलब आई के स्केलर कंपोनेंट का आई के स्केलर कंपोनेंट के साथ, यानी कि 2 1 जा 2, ओके। फिर जे के कंपोनेंट का जे के कंपोनेंट के साथ, यानी कि 5 6 जा 30 और साइन के साथ प्लस माइनस 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 30, तो माइनस 30। और फिर के का के के साथ, ओके। कुछ गलती मैंने करी है, 2 1 जा 2, इस पे मुझे फोकस करना है, इस पे और इस पे ए बी डॉट सी डी निकाल रहे हैं। तो 1 1 जा 1 ऊपर देख लिया था मैंने, सॉरी उसको नहीं देखना है, ए बी डॉट सी डी निकालना है। तो आई का स्केलर कंपोनेंट 1 और यहाँ पे 1 1 1 जा 1 आना चाहिए था, ठीक है। फिर 4 6 जा 24 माइनस का प्लस माइनस 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 24 और उसके बाद ओहो क्या कर रहा हूँ मैं, गलत देख रहा हूँ, तो वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर सी डी निकालते हैं, ठीक है। तो ये है आपका वेक्टर ए बी, फोकस करिएगा, और ये है वेक्टर सी डी, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट किसको नहीं निकालना आता है, बहुत इजी है। डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं खुद का खुद के साथ, मतलब आई वाले का आई वाले के, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले के के वाले, क्या इसके लिए कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 1 है यहाँ -2, 1 इंटू -2, उसके बाद 4 इंटू -8 -32, उसके बाद -1 यहाँ -1 है, -1 इंटू 2 -2 अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बी कितना है 3 रूट 2 इंटू मॉडुलस ऑफ सी डी कितना है आपका, यह आया 6 रूट 2। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा ऊपर -34 -36 डिवाइडेड बाय रूट टू क्या होता है स्टूडेंट 2 होता है,
और 3 6 जा 18, 18 2 जा 36, तो ये 36 से 36 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है ना। तो अब देखिए आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा है, वो लिख रहे हैं कि एज थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, मतलब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में होनी चाहिए। वैसे तो हमको सीधे सीधे दिख रहा है कि cos थीटा इज अगर -1 है, ठीक है, तो cos -1 कब होता है, पाई पे होता है 180, भाई cos 180 ही तो क्या होता है -1 होता है। इसका मतलब जो एंगल है वो हमारा क्या आ रहा है 180 डिग्री आप बोल दीजिए, या पाई रेडियन, रेडियन का मतलब ऐसे सी लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है रेडियन होता है, ठीक है। आप पाई और इंग्लिश में RAD लिख के छोड़ दो, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। अब ये एनसीईआरटी में ये क्या बात करते हैं कि थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट, पाई, ठीक है। आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना, इसका मैं आपको मतलब बता दूं। वो ये कहना चाहते हैं कि भैया कोई वेक्टर अगर ऐसा है, ये सपोज वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना है थीटा, फिर मान लो वेक्टर ये बी इधर आ जाएगा तो थीटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर वेक्टर बी यहाँ ए के ऊपर गिर जाए तो थीटा 0 हो जाएगा, तब देखो थीटा बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और अगर बी ऐसा हो जाए यहाँ पे, ठीक, तो थीटा कितना हो जाएगा पाई, यानी कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है 0 से पाई के बीच में, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि अगर बी यहाँ आ जाए तो ये एंगल थोड़ी ना लोगे, है ना, आप ये वाला एंगल ले लोगे ना, फिर तो कम वाला हम एंगल लेते हैं वेक्टर्स में, ठीक है। तभी तो भाई हमें तो बस ए और बी के बीच का एंगल बताना है, ये थोड़ी ना बताना है कि हमने क्लॉकवाइज लिया है या एंटी क्लॉकवाइज लिया है। तो अगर बी यहाँ पे आ जाता तब भी तो बात यही होती कि ए और बी के बीच वाला जो एंगल है वो 0 से पाई के बीच में ही तो होता। ध्यान से चेक करो, ये 0 से पाई के, अब ऐसे ले लो, यहाँ रहा 0 से पाई के बीच में ले लो, ठीक है। तो इसलिए ये लैंग्वेज एग्जाम में आपकी मतलब एनसीईआरटी में लिखी हुई है, तो आप भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ से हमने एंगल को निकाल लिया, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो है 180 डिग्री, और मैंने अभी या पाई रेडियन, और मैंने अभी आपको कंडीशन लिखवाई थी क्या, कि दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब या तो फर्स्ट वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर दिखा दो, ये तो हमने नहीं किया, अभी करेंगे, करके दिखाऊंगा। और या तो क्या दिखा दो, या तो आप दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 दिखा दो या पाई। तो भैया आप चेक कर लो, हमने क्या दिखाया, हमने वेक्टर ए बी और सी डी के बीच का एंगल कितना दिखा दिया, पाई रेडियन दिखा दिया, यानी कि 180 डिग्री दिखा दिया। यानी कि कुछ स्थिति ऐसी होगी, कैसी, कि अगर वेक्टर ए बी इधर रहा होगा, ठीक है, तो वेक्टर सी डी सपोज सपोर्ट लाइन है ये उसकी, ठीक है, तो वेक्टर सी डी ऐसे रहा होगा, ऐसे, ठीक है। हैं तो दोनों कोलिनियर, और चाहे वेक्टर सी डी यहाँ हो फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट लाइन अगर पैरेलल हो और दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल हो तब भी क्या होता है कोलिनियर। तो कोलिनियर दिखाने के लिए बस इतना काफ़ी है, तो इसको हमने कोलिनियर दिखा दिया, ठीक है। एक और काम कर सकते थे, इतना नोट कर लीजिए, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, जो वेक्टर ए बी निकाला था, सपोज इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 में अज्यूम करते हैं, ठीक है, और इक्वेशन 2 में हम 2 से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सी डी हो जाएगा। 2 से डिवाइड करने पर हाफ ऑफ वेक्टर सी डी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो 2 इसमें भी डिवाइड करेगा, इसमें भी करेगा, और तो स्टूडेंट्स आगे देखिए, सपोज इस वेक्टर ए बी को हमने इक्वेशन 1 और वेक्टर सी डी को हमने इक्वेशन 2 अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन 2 है, यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं क्या, सी डी इज इक्वल्स टू -2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा क्या आपका पॉजिटिव आई कैप, और यहाँ भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो +4 जे कैप, -2 कॉमन लिया, सभी साइन चेंज होंगे, और यहाँ से 2 चला गया और साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया के कैप, ठीक है। तो इसको सपोज आपने इक्वेशन नंबर 3 अज्यूम कर लिया। अब एक काम करते हैं, -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, क्या करिए, -2 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए। तो राइट हैंड साइड भी हमने क्या किया, -2 से डिवाइड किया, और लेफ्ट हैंड साइड भी -2 से डिवाइड किया। -2 से -2 यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। और जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी डी अपॉन -2 को हम -हाफ ऑफ वेक्टर सी डी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू क्या बच गया आपके पास, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप, और आई कैप प्लस 4j कैप माइनस के कैप क्या है, ये वेक्टर ए बी ही तो है। यानी कि क्या आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी इज इक्वल्स टू -हाफ ऑफ वेक्टर सी डी आ गया। और यही तो मैंने आपको बोला था क्या, कि अगर पहला वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर आ जाए तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, यहाँ -हाफ है। लैम्डा चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता। यदि लैम्डा पॉजिटिव होगा तो दोनों पैरेलल होंगे, यदि लैम्डा नेगेटिव होगा तो दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स सेकंड वेक्टर आ गया, तो हम ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, हेंस द वेक्टर्स
ए बी एंड वेक्टर सी डी आर कोलिनियर, ये इसका ऑल्टरनेट मेथड है। ओके स्टूडेंट्स, लेते हैं एग्जांपल नंबर 28। कह रहे लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3, मॉड ऑफ बी इज इक्वल्स टू 4, मॉड ऑफ सी इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, कह रहा है कि एंड ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर 2 वेक्टर्स। ओके, इसका क्या मतलब है? सुनो, इसका ये मतलब है बच्चों कि अगर हम 3 वेक्टर्स ले, मान लो देखो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तीनों को हमने साइकिल में ले लिया। क्या कहता है? कहता है कि एंड ईच ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर। ईच ऑफ देम मतलब अगर आप इनमें से कोई भी एक वेक्टर उठाओ, तो सपोज पहले हमने ए को उठाया, किसको उठाया? ए को। ठीक, तो वेक्टर ए को अगर हमने उठाया तो ये देखिए वेक्टर ए को हमने दिखाया, तो ये जो ईच ऑफ देम होगा, चाहे आप किसी को भी उठाओ, ये परपेंडिकुलर होगा किसके? टू द सम ऑफ द अदर 2। मतलब जो बाकी जो बचे हुए हैं, बचा यहाँ पे कौन उठाया आपने? ए को, बचा कौन? बी और सी। तो ये जो वेक्टर ए होगा जिसको आपने लिया, ये दोनों बचे हुए वेक्टर्स के सम के परपेंडिकुलर होगा, मतलब वेक्टर बी प्लस सी के परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम डायग्राम दिखाएं यहाँ पर तो क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। आप ए को ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा वेक्टर ए और ये क्या है? ये है आपका वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। सुनो एक बात बताऊँ, 2 वेक्टर का सम भी तो एक वेक्टर होता है, 2 वेक्टर का सम भी तो एक वेक्टर होता है। तो ध्यान से चेक करो, वेक्टर बी प्लस सी है तो एक वेक्टर ही ना। तो यानी कि ये ए वेक्टर इस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है, ये ए वेक्टर इस पूरे वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। और सुनो, अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0। यानी कि यहाँ से हमको रिजल्ट मिला क्या? सॉल्यूशन में यहाँ से हमको रिजल्ट मिला कि वेक्टर ए, ये रहा पहला वेक्टर, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें किसके साथ? वेक्टर बी प्लस सी के साथ, तो आंसर क्या आना चाहिए? 0। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 वेक्टर नहीं होता है, 0 होता है, क्योंकि 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होती है और 0 एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब इसी तरीके से अगर आप वेक्टर बी को चूज करो तो बचे कौन? सी और ए। तो वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके? इन दोनों के सम के, यानी कि वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, ये 0। और इसी तरीके से आपको तीसरा रिजल्ट जो मिलेगा, अगर हम वेक्टर सी को चूज़ करें तो सी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ? ए और बी के सम के साथ, ये भी क्या होगा? 0। तो एक डायग्राम मैंने विजुलाइज करने के लिए आपको दिखा दिया था, बाकी डायग्राम आप खुद भी बना के विजुलाइज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? तो ये रिजल्ट हमको बहुत बढ़िया इन्होंने दिए हुए हैं और लेटेस्ट से हमने इसको इक्वेशंस दे दिया 1, इसको हमने 2 और इसको हमने 3 दे दिया। ठीक है, अब कह रहा फाइंड द मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक बात बताओ, आपको इस क्वेश्चन करने के लिए एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, और ये प्रॉपर्टी क्या होती है? हमने आपको पहले भी बताया क्या कि किसी वेक्टर का, मान लो ए कोई वेक्टर है, तो इस वेक्टर के मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा, किसी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर है, किसी वेक्टर के मॉड का जो स्क्वायर होता है, वो उसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। बस समझ में आ गई? अगर यहाँ कोई भी वेक्टर हो, कोई भी, सपोज कोई कैपिटल एम वेक्टर है, चलो कोई कैपिटल एम वेक्टर है, ये कैपिटल एम से वैसे नहीं दिखाया जाता है तो हम स्मॉल एम से दिखा दें, ये कोई स्मॉल एम कोई वेक्टर है, अगर इसके मॉडुलस का स्क्वायर होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर एम डॉट वेक्टर एम। बात समझ में आ गई? तो ये एक तो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। चलो अब हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम इसका होल स्क्वायर लेके चलते हैं। बात समझिए, तो हमने क्या किया? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर। एक बार बताओ, अगर वेक्टर ए एक वेक्टर है, वेक्टर बी भी वेक्टर है, वेक्टर सी भी वेक्टर है, तो ए प्लस बी प्लस सी भी तो एक वेक्टर होगा। ये ए प्लस बी प्लस सी भी तो एक वेक्टर होगा। अगर मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अभी अभी आपको पढ़ाया था क्या कि अंदर अगर कोई वेक्टर हो और उसके मॉडुलस का स्क्वायर करें तो वेक्टर डॉट वेक्टर। तो यहाँ पे पूरा वेक्टर क्या है बताओ? ये है पूरा वेक्टर। तो इसी पूरे वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं हम, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, ये पूरा एक वेक्टर है। और ये डॉट प्रोडक्ट हमने लिया दूसरे वेक्टर जो कि खुद ही यही वेक्टर है, इसी वेक्टर का इसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके, नाउ अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3 है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो तो मॉडुलस ऑफ ए का जो स्क्वायर होगा वो होगा किसके इक्वल? होगा 9 के इक्वल। लेकिन मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। और इसी तरीके से मॉडुलस बी का जो होल स्क्वायर होगा, इधर भी आप स्क्वायर कर दो, इधर भी। ठीक है, तो ये होगा तो 16 के इक्वल, लेकिन होगा ये बी डॉट बी के भी इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी से। इसी तरीके से मॉडुलस ऑफ सी का जो होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, वो होगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 के इक्वल, बट होगा तो वो सी डॉट सी के इक्वल। ठीक है, वापस लौट के आते हैं।
वो मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा सा एहसास कर पाएँ क्या, कि जब हमने ए को उठाया, ठीक है, जब हमने ए को उठाया तो ए का डॉट प्रोडक्ट हम, क्योंकि आपको पता है यहाँ हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो ए का डॉट प्रोडक्ट पहले हम किसके साथ करेंगे, ए के साथ, तो हो जाएगा ए डॉट वेक्टर ए। ये हमने जानबूझ के कर लिया, क्यों, क्योंकि भाई ए डॉट ए की जगह हम बाद में 9 लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए, इसका डॉट प्रोडक्ट हम बी के साथ अलग से ना करके हमने यहाँ अगर एक ब्रैकेट लगाया और ये बी प्लस सी भी एक वेक्टर है, तो ए डॉट बी प्लस सी कर दें तो कोई प्रॉब्लम है क्या, क्योंकि ए डॉट बी प्लस सी की जगह हम 0 रख सकते हैं, तो इस ए का डॉट प्रोडक्ट हमने इन दोनों के साथ एक साथ कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए के सामने प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस, और वेक्टर ए डॉट, और फिर ये भी तो एक वेक्टर है, इसको एक साथ ले लिया यार, ठीक है, यानी कि वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखो, अब वापस यहाँ से हम ब्रैकेट हटा देते हैं, अब प्लस, अब किसकी बारी आएगी, बी की। हाँ, तो b का डॉट प्रोडक्ट बताओ किसके साथ लोगे, b का b के साथ लोगे, क्योंकि तुमको पता है b डॉट b कितना आ जाएगा 16, इसलिए b का b के साथ लेंगे, b का a के साथ लेना था, अभी रुक जाओ, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, विजुलाइज करो, हम इसको वेक्टर b प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर c नहीं लिख सकते, क्योंकि आप वेक्टर a प्लस b प्लस c बोलो या वेक्टर b प्लस a प्लस c बोलो और उसको ऐसे ब्रैकेट में ही बंद कर सकते हो, तो b डॉट b हो जाएगा, ठीक है, b डॉट b हो जाएगा, और बचा क्या, a प्लस c, यानी कि वेक्टर साथ में प्लस प्लस b डॉट ए प्लस सी, ऐसे नहीं कर सकते हो तो, और ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि बी डॉट ए प्लस सी बोलो चाहे सी प्लस ए बोलो, बात क्या सेम है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस ए की जगह आप कितना रख सकते हो, 0। अब बारी आएगी किसकी, सी की, और जब सी की बारी आएगी तो आप क्या मन में ऐसा नहीं सोच सकते हो कि हमने इस चीज़ को ऐसे लिख लिया, क्या, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये, ठीक, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके साथ, सी का, तो सी का सी के साथ ले लिया हमने, ठीक है। तो आगे देखिए जरा, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी और प्लस सी का इस, ये भी तो एक वेक्टर ना, इसके साथ ले लो डॉट प्रोडक्ट एक साथ, तो वेक्टर सी डॉट, क्योंकि दो वेक्टर का सम एक वेक्टर होता है ना, ऐसे कर लिया, ये हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा विजुलाइज करके सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस तो एक बार होनी ही चाहिए आपकी। अब देखो, वेक्टर ए डॉट ए की जगह आप क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ ए का होल स्क्वायर, और प्लस ए डॉट बी प्लस सी कितना है, 0 है, चेक करो, ए डॉट बी प्लस सी कितना है, 0 है, और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी की जगह मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी डॉट ए प्लस सी बोलो चाहे सी प्लस ए बोलो, कितना हो जाएगा ये, 0, तो बी डॉट ए प्लस सी कितना है, 0, और प्लस सी डॉट सी को आप वेक्टर सी के मॉडुलस का होल स्क्वायर, और प्लस सी डॉट ए प्लस बी कितना है, ध्यान से चेक करिए, सी डॉट ए प्लस बी कितना है, 0 है, ठीक। तो बस खत्म कहानी, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर कितना है, 9 है, और 0 से तो कोई मतलब नहीं, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर कितना है, 16 है, और प्लस मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर कितना है, 25, तो ये आ गया आपका कितना, 16 9 25 25 25 50 50 आ गया। तो आया क्या, ध्यान दीजिए जरा, आया क्या, आया है अभी आपके पास वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी का, ये भी तो एक वेक्टर है, इस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर आया है, कितना आया है, ऑब्वियसली यार किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का जो स्क्वायर होगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगी, आया तो एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर स्क्वायर रूट लगेगा, अब बच्चे बोलेंगे आगे प्लस माइनस भी लगा दो, क्यों लगा दे भाई, क्योंकि ये वेक्टर नहीं लगेगा प्लस माइनस, केवल पॉजिटिव वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि एक वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, और वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो मैग्नीट्यूड होता है यार, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड थोड़ी ना नेगेटिव होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 कैसे करेंगे, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ 50 कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम 5 × 5 × 2, और ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा, तो आंसर इज व्हाट, 5√2, तो द वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 5√2। कर लीजिए, लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 29, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में हमने आपको पढ़ाया था क्या, कि अगर दो वेक्टर्स ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 वेक्टर नहीं आता है, 0 आता है, स्केलर क्वांटिटी होती है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो आइदर हमने वहाँ पे आपको बताया था, आइदर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू नल वेक्टर, या तो वेक्टर ए 0 वेक्टर होता था, और या तो वेक्टर बी क्या होता था, 0 वेक्टर होता था, ओके। आइदर वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू व्हाट, 0 वेक्टर। तो ये बात है। इसी का उल्टा भी सही है क्या, कि अगर या तो वेक्टर, मान लो अगर वेक्टर ए 0 है, मतलब इन दोनों में से कोई भी, चाहे वेक्टर ए 0 वेक्टर हो चाहे वेक्टर बी 0 वेक्टर हो, ठीक है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। बात समझ नहीं, तो ये बात है। अब देखो एक बात बताओ, इन्होंने क्या बोला है, द 3 वेक्टर्स ए बी सी सेटिस्फाइंग द कंडीशन, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू अ नल वेक्टर। ध्यान दें, 0 नहीं लिखा हुआ है, 0 वेक्टर लिखा हुआ है, यानी कि इन तीनों वेक्टर का जो सम है वो एक 0 वेक्टर आ रहा है। सुनो,
वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी भी तो एक वेक्टर होगा, ये चीज़ आपको फील करनी है, ठीक है। ओके चलो, तो ये जो भी वेक्टर है, ये जो भी वेक्टर है ये जीरो वेक्टर है। ओके, कह रहा है इवैल्यूएट द क्वांटिटी म्यू इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए वेयर मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, मॉडुलस ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1 एंड मॉडुलस ऑफ सी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सुनो आपको म्यू की वैल्यू निकालनी, म्यू एक कांस्टेंट होगा, पता है कैसे, मतलब स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसे, क्योंकि ए डॉट बी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, और स्केलर प्लस स्केलर प्लस स्केलर स्केलर। अब देखो करना क्या है हमको सॉल्यूशन में क्या करना है, देखो दिमाग लगाओ बच्चों खुद, क्या कि अगर हम इस वेक्टर का, देखो अगर हम इस वेक्टर का, किसका, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट लगा लें किसके साथ, वेक्टर ए के साथ, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों भाई, अभी तो बताया था क्या कि अगर इन दोनों में से पहला वेक्टर है और ये दूसरा, अगर इन दोनों में से कोई एक भी वेक्टर नल वेक्टर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0। ठीक, तो ध्यान से चेक करो, ये रहा पहला वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर, क्योंकि 3 वेक्टर का सम आएगा तो एक वेक्टर ही ना, तो ये पहला वेक्टर है और ये रहा दूसरा वेक्टर। बताओ दोनों वेक्टर में से क्या एक वेक्टर ऐसा है जो नल वेक्टर है, हाँ कौन, ये दूसरा वेक्टर। ध्यान से चेक करिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू नल वेक्टर। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए डॉट ऑफ वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और रीजन लिखेंगे सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस सी, यानी कि जो दूसरा वाला वेक्टर है वो आपका नल वेक्टर है। ठीक है, तो ये बात है। अब यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट लगा लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा बताइए, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी और प्लस ए डॉट सी, ओके, इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। हाँ भाई, ए डॉट ए अभी क्या पढ़ाया था बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए किसके इक्वल होता था, ये इक्वल होता था आपका मॉडुलस ऑफ ए के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि ध्यान दीजिए जरा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए अगर 1 है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पहले हम लिखेंगे क्या, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर लिखेंगे और रीजन लिख देंगे कि मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब मॉडुलस ऑफ ए की ए स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, क्या है ये 1 है और 1 को उधर भेज देंगे। ठीक है, तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि आपके पास इतना बचेगा बस। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, पहले यहाँ 1 रखेंगे और इस 1 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये चला जाएगा उधर, 0 -1 आ गया, और लेट अस से कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब ध्यान दें, अब इसी तरीके से अगर इसका मैं डॉट प्रोडक्ट बी के साथ ले लूँ, यानी कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। क्यों, ये रहा पहला वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर, तो पहले और दूसरे में से अगर एक भी वेक्टर नल वेक्टर हो तो आंसर क्या आता है, 0। तो ये वेक्टर नल वेक्टर है, आंसर 0 आएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लो, क्या हो जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस बी डॉट बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू 0। हाँ भाई, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी क्या होता है, मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे क्या बच गया, हाँ भाई वेक्टर बी डॉट ए को आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो, ए डॉट बी भी, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव होता है, ए डॉट बी बोलो। ए सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ये हमने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट की, क्योंकि आंसर एक डॉट प्रोडक्ट का आंसर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए ए डॉट बी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डॉट ए होता है, यानी कि बी डॉट ए की जगह आप ए डॉट बी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, जो बच्चे शुरू से देखे हैं वही अच्छा फील करेंगे। मॉड ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि 1 और 1 फिर से चला जाएगा कहाँ, राइट हैंड साइड, यानी कि -1, तो ये जगह वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा 0 -1 दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें आपके लिए इक्वेशन नंबर 3, तो किस तरीके से होगा, इसको हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसके साथ, वेक्टर सी के साथ, तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये रहा दूसरा वेक्टर और दूसरा वेक्टर क्या था, नल वेक्टर था। ठीक है, तो सी डॉट ए जिसको आप ए डॉट सी भी लिख सकते हो, तो वेक्टर ए डॉट सी डॉट ए को ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, प्लस सी डॉट सी को आप बी डॉट सी भी लिख सकते हो, और प्लस सी डॉट सी को मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर
ठीक है, मॉडुलस ऑफ सी का होल स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप एग्जाम में सारे स्टेप्स करके दिखाएंगे। और मॉडुलस ऑफ सी का स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ सी 2 है तो स्क्वायर करो 2 का 4 और 4 राइट में जाके क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, 4 राइट में जाके क्या हो जाएगा -4। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और बचा क्या क्या है यहाँ, बच गया आपके पास क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। नाउ इक्वेशन 1 2 3 को ऐड कर दीजिए। ओके, तो एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 3 को क्यों ऐड कर दें, क्योंकि ध्यान से चेक करो, आपको म्यू की वैल्यू निकालनी थी और म्यू किस में म्यू की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो ये चीज़ आपको कैसे मिलेगी, जब आप इक्वेशंस को ऐड कर दोगे। तो कैसे ऐड करेंगे, एलएचएस को एलएचएस में तीनों के एलएचएस ऐड करेंगे और तीनों के आरएचएस ऐड करेंगे। तो तीनों के एलएचएस कैसे ऐड करोगे, ध्यान से चेक करो, ये ए डॉट बी के साथ मिलके 2 टाइम्स ए डॉट बी बन जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे ये कैसे हो गया, अरे भाई ये भी एक स्केलर है और ये भी एक स्केलर है यार। अगर कोई स्केलर हो 2 बार आए और उनको ऐड कर दो तो 2 टाइम्स ही तो हो जाता है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे ए डॉट सी है और यहाँ पे भी क्या है, ए डॉट सी है। ठीक, तो ए डॉट सी प्लस ए डॉट सी 2 ए डॉट सी हो जाएगा। बट उससे पहले आप ध्यान से करिए, यहाँ बी डॉट सी और यहाँ बी डॉट सी है तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, सबके एलएचएस जोड़ोगे तो ये 2 टाइम्स बी डॉट सी हो जाएगा प्लस 2 टाइम्स ए डॉट सी हो जाएगा। अब सबके आरएचएस जोड़ दो, आरएचएस जोड़ोगे तो -1 और प्लस -1 और प्लस -4, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, मतलब कि हो जाएगा -1 और -4 यानी कि हो जाएगा -6। तो ये आ गया आपके पास क्या, -6। ओके, एक गलती स्टूडेंट्स हो गई है यहाँ पर, हमसे गलती हो गई है क्वेश्चन उतारने में। ठीक है, एक्चुअल में मॉडुलस ऑफ बी कितना दिया हुआ था आपको, 4 दिया था, तो यहाँ एक गलती हुई है हमारे पास, तो इसको हम सुधार लेते हैं। तो यहाँ पर जब हमने मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर किया, यानी कि 4 का स्क्वायर करके ये राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और राइट में आके -16 हो जाएगा। तो ये गलती हमसे हो गई थी, इसके लिए सॉरी। -1 और -16, ठीक है, तो -1 और -16 और -4, तो यहाँ आएगा -16, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 16 1 17 और 17 4 21, -21 ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। अब देखो इसमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, यदि आप इसमें से 2 कॉमन लो तो आपके पास हो जाएगा ए डॉट बी और प्लस बी डॉट सी और प्लस ए डॉट सी को आप सी डॉट ए भी लिख सकते हो, सी डॉट ए, और 2 तो कॉमन हो गया, इज इक्वल्स टू व्हाट, -21। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, तो ये लेफ्ट में भी हमने 2 से डिवाइड किया और राइट में भी हमने 2 से डिवाइड किया, ये 2 से 2 कट गया, तो अब हम इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ये आ गया, और ये क्या है, ये म्यू ही तो है, यानी कि म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -21/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ म्यू। ओके, लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 30, दैट इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ मिसलेनियस। आपको बोलता है इफ विद रेफरेंस टू द राइट हैंडेड सिस्टम ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के। तो इस स्टेटमेंट को दिल पे नहीं लेना है आपको, वो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं क्या कि ये एक्स एक्सेस है आपका और ये सपोज आपका वाई एक्सेस है और ये सपोज आपका जेड एक्सेस है। ठीक है, हमको पता है एक्स वाई जेड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और एक्स के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, वाई के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे कैप, और जेड के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। तो बस इतनी उन्होंने बात करी, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। कह रहा है कि अल्फा इज गिवन बाय दिस 3i माइनस जे कैप एंड बीटा इज गिवन बाय 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k, देन एक्सप्रेस बीटा इज इक्वल्स टू β1 plus β2 where β1 is parallel to alpha and β2 is perpendicular to alpha। बात समझो ना, क्वेश्चन पता है क्या कहना चाहता है, सिंपल सुनो। क्वेश्चन वो कहना चाहता है कि हमने आपको अल्फा दे दिया और हमने आपको बीटा दिया, हमने कहा भाई ठीक है। वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, वो कह रहे हैं हम आपको 2 कंडीशन और दे रहे हैं। कौन कौन सी कंडीशन दे रहे हैं, हम आपको ये दे रहे हैं कि β1 इज पैरेलल टू अल्फा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि β1 जो है वो पैरेलल है अल्फा के, β1 एक वेक्टर है और ये पैरेलल है वेक्टर, ये पैरेलल है अल्फा वेक्टर के। एक और कंडीशन दे रहे हैं क्या कि β2 जो है, ये वेक्टर β2 जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, वेक्टर अल्फा के। तो ये 2 कंडीशंस वो आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं साथ में, कह रहे हैं कि इस बीटा को, जिनको उन्होंने पहले ही ऐसे दिखा रखा है, कह रहे हैं क्या इस बीटा को 2 नए वेक्टर्स के सम के फॉर्म में दिखाया जा सकता है, क्या इस बीटा को 2 नए वेक्टर्स के सम के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। बिकॉज हमको पता है कि 2 वेक्टर्स का सम एक वेक्टर ही तो होता है। ठीक है, तो आपको मोटी मोटी बात यह है कि β1 निकालना है और β2 निकालना है। दी गई कंडीशन से आपको β1 और β2 फाइंड करना है। तो β1 फाइंड करिए, वेक्टर β1, और वेक्टर β2 आप फाइंड करिए। कैसे फाइंड करेंगे, अप्रोच क्या होगी हमारी, देखिए बीटा
दोनों कंडीशंस हम लेते हैं, ठीक है। तो सिंस वेक्टर बीटा 1 इज पैरेलल टू वेक्टर अल्फा, और हमने आपको बताया था जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो पहला वेक्टर, दिस इंप्लाइज व्हाट, कि पहला वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर। याद है आपको, दो वेक्टर यदि पैरेलल हों तो हम क्या लिखते हैं, पहला वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर, ठीक है ना। जहाँ पर लैम्डा क्या होता है, एक स्केलर, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर। अब आप खुद दिमाग लगाओ, ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बीटा 1, वेक्टर बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा, और अल्फा कितना है बताइए, अल्फा है आपका 3i कैप माइनस जे कैप। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। सुनो, अगर आपको किसी भी तरीके से लैम्डा मिल जाए तो आप इस वेक्टर के आगे लैम्डा लगा दीजिएगा, मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको बीटा 1 नहीं मिल जाएगा बताइए। तो बीटा 1 निकालने का एक रास्ता हमको अभी तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। इसी तरीके से बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, ठीक है। और दो वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान से चेक करिए, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। तो सिंस वेक्टर बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर अल्फा, तो देयरफॉर वेक्टर बीटा 2 का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें अल्फा के साथ तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखिए वेक्टर बीटा 2 तो आपको पता ही नहीं है क्या है ना। तो वेक्टर बीटा 2 कहीं पे आप निकाल के लाने की कोशिश करो, कहीं से, कहाँ से निकाल सकते हो, ये एक इक्वेशन दी हुई है इन्होंने, ठीक है, एक इक्वेशन दी हुई है। तो यूजिंग दिस, सपोज इसको आपने बना लिया कुछ भी, सपोज इसको आपने 2 बना लिया, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन में दिया था इसको आपने 1 बना लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ध्यान से चेक करिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, बीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर बीटा 1 प्लस वेक्टर बीटा 2। नाउ बोथ साइड अगर हम बीटा 1 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो बीटा 1 हमने लेफ्ट में भी माइनस किया और बीटा 1 हमने राइट में माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो बीटा 1 और बीटा 1 ये दोनों वेक्टर कैंसिल होकर एक नल वेक्टर दे देंगे, तो ये इसको कैंसिल करके एक नल वेक्टर देगा, और नल वेक्टर प्लस बीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, बीटा 1 सॉरी वेक्टर बीटा माइनस वेक्टर बीटा 1, और नल वेक्टर प्लस वेक्टर ही तो होता है, इसका मतलब बीटा 2 प्लस नल वेक्टर बीटा 2 हो जाएगा। तो बीटा 2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा आपका, वेक्टर बीटा और माइनस बीटा 1, ये बना। अब यहाँ से वेक्टर बीटा 2 आप आराम से निकाल सकते हैं, क्या, कैसे, वेक्टर बीटा 2 इज इक्वल्स टू, बीटा की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, चेक करिए क्या है, ये है आपका 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, ओके। अब यहाँ थोड़ी सी जगह चाहिए होगी मुझे, माइनस वेक्टर बीटा 1। क्या आपको वेक्टर बीटा 1 पता है, यस, हमको वेक्टर बीटा 1 पता है, ये रहा वेक्टर बीटा 1। यदि आप चाहें तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर बीटा 1 को, लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 लैम्डा आई कैप और प्लस माइनस लैम्डा जे कैप, इसको आपने इक्वेशन 2 अज्यूम कर लिया। तो ये बीटा 1 की ये वाली वैल्यू ले जाके आप यहाँ रख दीजिए, क्या क्या आया है, ये आया 3 लैम्डा आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप, ओके। इसको सॉल्व कर लें तो वेक्टर बीटा 2 इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप, अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस 3 लैम्डा आई कैप माइनस माइनस प्लस लैम्डा जे कैप। अब i वाले को i वाले के पास, j वाले को j वाले के पास ले आइए, तो 2i और ये, ठीक है। तो i अगर हम i कैप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप, फिर j के सामने यहाँ 1 है और कहीं पे है j, यस यहाँ पे है j, तो j के सामने यहाँ 1 है, तो यदि हम j कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस लैम्डा, और j कैप बाहर लिख दिया हमने, ठीक है। k कैप का एक ही टर्म है यहाँ, तो हम इसको लिखेंगे माइनस 3k कैप, तो ये आ गया आपके पास बीटा 2, ओके। अब बीटा 2 डॉट अल्फा करना है, तो यहाँ पहले हम कॉपी करेंगे क्या, बीटा 2 कितना है, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप और प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3k कैप, ये तो रही किसकी वैल्यू, बीटा 2 की, ये रही बीटा 2 की वैल्यू, डॉट अल्फा, अल्फा कितना है 3i कैप और माइनस जे कैप इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। अब आपने क्या सीखा था, डॉट प्रोडक्ट में खुद का खुद के साथ करते हैं, यानी कि i वाले का i वाले के साथ, तो 2 माइनस 3 लैम्डा और यहाँ पे i के सामने कितना है 3, तो 3 इंटू
क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 लेमडा। फिर जे वाले का जे वाले के साथ, तो जे के सामने यहाँ क्या है माइनस, और यहाँ जे के सामने क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, ओके। और क्या आ जाएगा, यहाँ जे के सामने 1 है, 1 इंटू 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा आ गया। अब के वाले का के वाले के साथ, तो यहाँ तो के का टर्म ही नहीं है, यानी कि यहाँ क्या है 0 के कैप, तो 0 को यदि आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 ही तो आएगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस 0 आ जाएगा, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, +0 बोलो चाहे -0 बोलो, बात क्या है, तो ये आ गया। अब इसको देख लीजिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनी है जिसमें लैम्डा छुपा हुआ है, जो कि आराम से आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा जरा। 3 2 6 माइनस 3 3 9 लेमडा, और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे हम तो -1 और माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट 0। नाउ 6 माइनस 1 कितना होता है 5 होता है, -9, और ये लेमडा के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पे 1 मानेंगे हम, ठीक है। तो -9 लेमडा माइनस लेमडा माइनस 10 लेमडा इज इक्वल्स टू 0। 10 लेमडा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास होगा 5 इज इक्वल्स टू 10 लेमडा डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ, या 10 से बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से लेफ्ट में 10 से राइट में, 10 से 10 कटा और 5 1 और 5 2 यानी कि लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट, आप भी निकाल सकते हो, तो बहुत इजी है। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अब जैसे ही लेमडा की वैल्यू आ गई बच्चों, आप बीटा 1 भी निकाल सकते हैं और बीटा 2 भी निकाल सकते हैं। तो बताइए बीटा 1 क्या होगा भाई, फाइनली हमको बीटा 1 ही तो निकालना था, ठीक है, और बीटा 2 ही तो निकालना था। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी 1/2, यानी कि 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। तो 3/2 आई कैप माइनस लेमडा जे कैप, लेमडा कितना था 1/2, यानी कि 1/2 जे कैप। ये हो गया आपका बीटा 1 और ये हो गया आपका बीटा 2। कहाँ से, यहाँ से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से चेक करिए। 2 बीटा 2 निकाल, हम यहीं से निकाल लेते हैं बीटा 2, ठीक है। क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 इंटू लेमडा, लेमडा कितना 1/2, तो 3/2 आई कैप प्लस 1 प्लस लेमडा, लेमडा कितना 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना होता है 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप, और 2 में से आप 3/2 लेके जाओगे, यानी कि कितना बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। ये हो गया 1/2 आई कैप और प्लस 3/2 और जे कैप और माइनस 3 के कैप, यानी कि बीटा 2 आ गया आपके पास कितना, वेक्टर लगाएंगे हम, वेक्टर बीटा 2 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2 आई कैप और प्लस 3/2 जे कैप और माइनस 3 के कैप, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, ठीक। अब चेक करते हैं आंसर, 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप, बिल्कुल सही। बीटा 2 इज 1/2 आई कैप प्लस 3/2 जे कैप माइनस 3 के कैप, बिल्कुल सही। अब सुनिए, पता है बात क्या है, ये सब तो आंसर आ गया आपका सही है। अब आप अगर बीटा 1 को बीटा 2 में जोड़ोगे ना, तो आपको बीटा ही मिलेगा, क्योंकि उन्होंने आपको यही तो बोला था क्या, कि ऐसे बीटा 1 और बीटा 2 निकालो कि जिनका हम वेक्टर एडिशन करें तो क्या आ जाए, बीटा आ जाए। एक मैं आपको करके दिखाता हूँ आई कंपोनेंट के लिए, या मैं चलो करके दिखाता हूँ। 3/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बताओ, इस जगह 4/2 यानी कि 2 आई कैप आ गया कि नहीं। इसको जोड़ो 3/2 और माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास, ये 3 माइनस 1 यानी कि 2/2 1 हो जाएगा, यानी कि वो भी कैसा पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जे कैप और के कैप का कोई यहाँ पे टर्म नहीं, तो 0 के कैप प्लस -3 तो -3 के कैप आ जाएगा। तो ये वापस से आपका, जब हमने बीटा 1 को बीटा 2 के साथ वेक्टर एडिशन किया, तो वापस से आपको क्या मिल गया, बीटा 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप। तो ये वो कहना चाहते थे। तो फाइनली आप बीटा 1 और बीटा 2 का आपको आंसर देना था एग्जाम में, ये आप देंगे, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। तो बच्चों ठीक है, फिर मिलते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।